आशी और कृष ने कपड़े तो पसंद कर लिए थे, अब बारी थी उन्हें ट्राई करने की। कृष अपने साथ आशी को उठाकर चेंजिंग रूम में ले गया। इस समय आशी कृष की गोद में थी और वहाँ खड़ी बाकी लड़कियाँ उन दोनों को आंखें फाड़े देख रही थीं। कृष चेंजिंग रूम में आशी को एक चेयर पर बैठा दिया और उसने अपने हाथों से आशी को सभी ड्रेस के टॉप पार्ट को ही पहना कर चेक किया, लेकिन इस बीच आशी ने मुंह फुलाया हुआ था और वह कृष को देख भी नहीं रही थी। कृष ने भी उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं की। सिर्फ 4 ड्रेस चेक करने के बाद आशी ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कृष से कहा, बस मुझे और ड्रेस नहीं चेक करनी, इतनी ही काफ़ी हैं। आशी की बात सुनकर कृष ने भी कुछ नहीं कहा और आशी को लेकर चेंजिंग रूम से बाहर आया। कृष ने सेल्स गर्ल से कहकर उन सभी ड्रेस को पैक करवा दिया जिन्हें आशी ने सिलेक्ट किया था। अब कृष आशी को दूसरी ट्रॉली पर बिठाकर कॉस्मेटिक क्षेत्र में लाया, जहां से उसने आशी को अपने फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट लेने के लिए कहा। तो आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर कृष को लगा कि नाराज़गी के चलते आशी ऐसा कह रही है, इसलिए उसने अपनी कठोर आवाज़ में आशी को धमकी देते हुए कहा, चुपचाप जो कह रहा हूँ वह करो, मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट या नखरे नहीं चाहिए। अरे लेकिन मैंने कहा ना, मैं मेकअप प्रोडक्ट। तभी उसकी नज़र कृष के कठोर चेहरे पर गई और आशी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, ओके ठीक है। आशी ने उस एरिया में से एक लिप बाम, कोकोनट हेयर ऑयल, काजल और एक लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक ली। फिर मुंह बनाते हुए कृष से बोली, हो गया, अब खुश? आशी को इतने कम प्रोडक्ट लेते हुए देखकर कृष हैरान था। एक लड़की शॉपिंग करने निकली हो और मेकअप क्षेत्र में आ जाए और वहाँ से उसने सिर्फ 2 या 3 चीज़ ही ली हों। अद्भुत, अविश्वसनीय। यह सचमुच दुनिया का 8वां अजूबा है। वरना जहाँ तक कृष औरतों के बारे में जानता है, औरतों का मेकअप प्रोडक्ट से मन ही नहीं भरता। कृष यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र आशी के मासूम चेहरे पर गई और वह समझ गया यह लड़की मेकअप का इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन कृष ने अपनी पसंद से वहाँ से कुछ लिपस्टिक, नेल पेंट्स, मेकअप रिमूवर, सनस्क्रीन, लाइट क्रीम और एक छोटी सी बिंदी का पैकेट उठा लिया, क्योंकि कृष को याद था उसकी पहली मुलाकात जब आशी से हुई थी तो उसने अपने माथे पर एक छोटी सी स्टोन की बनी बिंदी लगा रखी थी। आशी के लिए कृष ने कुछ रबर बैंड के पैकेट, क्लैचर क्लिप और भी ना जाने बहुत से आइटम लिए। एक एक्टर होने के नाते कृष को फैशन का काफ़ी अच्छा सेंस था। ट्रॉली पर बैठे बैठे आशी की नज़र एक हेयर बैंड पर पड़ी। आशी ने मासूमियत से नज़र घुमाकर कृष को देखा। वह दूसरे क्षेत्र में आशी के लिए सामान ले रहा था। यह देखकर आशी ने खुद ही उस हेयर बैंड को उतारने की कोशिश की, लेकिन आशी के हाथों और पैरों में चोट लगने के कारण वह उसे उतार नहीं पा रही थी, क्योंकि वह ट्रॉली में बैठी हुई थी। आशी ज़बरदस्ती अपना हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच उसे हाथ पैर में दर्द होने लगा। वह अपने निचले होठों को बाहर निकालकर मासूमियत से दुखी हो रही थी कि तभी ज़्यादा हिलने के कारण अचानक ही वह ट्रॉली फिसलने लगी। आशी का बैलेंस बिगड़ा और वह गिरने ही वाली थी कि ठीक उसी वक्त किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। यह कोई और नहीं, कृष था। जब आशी को महसूस हुआ वह गिरी नहीं है तो उसने अपनी एक आंख खोलकर धीरे से देखा। उसके सामने कृष का हैंडसम चेहरा था। दोनों की नज़रें मिलीं और कुछ पल दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी कृष को होश आया और उसने आशी को वापस ट्रॉली में बिठाकर उस पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम आराम से बैठ नहीं सकती? अभी गिर जाती तो? यह सुनकर आशी ने मासूमियत से उस हेयर बैंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो वह लेना चाहती थी, पता नहीं कैसे बैलेंस बिगड़ गया। आशी की बात सुनकर कृष ने अपना चेहरा ऊपर किया। ऊपर एक खूबसूरत सा हेयर बैंड था। उसने उस हेयर बैंड को निकालकर आशी को देते हुए कहा, लो, अब कोई गलती मत करना वरना चोट लग जाएगी। आशी उस हेयर बैंड को लेकर मुस्कुराने लगी
और तुरंत अपने सर से कैप को हटाकर उसे पहन लिया। इस वक्त आशी के चेहरे पर एक क्यूट सी मुस्कान थी, जिसके कारण उसके गालों पर डिंपल पड़ने लगे। वह बहुत ही मासूम लग रही थी। क्रिस चाहकर भी उससे अपनी नज़र नहीं हटा पाया। तभी आशी ने मुस्कुराते हुए अपनी खुली हुई आंखों से क्रिस को देखते हुए कहा, अब चलें। कहकर क्रिस आशी की ट्रॉली को धक्का देते हुए उस क्षेत्र से बाहर आया। अब क्रिस आशी के स्लीपर और सैंडल खरीदने के लिए शूज क्षेत्र में आया। वह आशी के लिए अपनी पसंद के कुछ स्लीपर और सैंडल देख रहा था। क्रिस को सेल्स गर्ल के दिए हुए कोई भी स्लीपर पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वह काफ़ी हाई हील्स वाले थे। लेकिन क्रिस यह सोचकर कि आशी पता नहीं इन सैंडल पर चल पाएगी या नहीं, कहीं वह गिरकर खुद को चोट न लगा ले, उसने खुद ही रैक में रखे हुए स्लीपर और सैंडल को सिलेक्ट किया। सेल्स गर्ल क्रिस की केयर आशी के लिए देखकर मन ही मन खुश हो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश इतना पॉजिटिव और केयरिंग बॉयफ्रेंड उसे भी मिल जाए। इधर आशी ने क्रिस की नज़र बचाकर जल्दी से 2 बड़े बड़े चॉकलेट के बॉक्स रख दिए। अब फाइनली बिल पे करने का समय आया और लास्ट में जैसे ही चॉकलेट की बारी आई, क्रिस हैरान और गुस्से भरी नज़रों से आशी को देखने लगा। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर आशी ने मासूम बच्चों की तरह चेहरा लटका लिया और अपने नाखून चबाने लगी, क्योंकि शायद इस कारण भी उसे डांट पड़ने वाली थी। लेकिन तभी आशी हैरान रह गई जब क्रिस चॉकलेट का बिल भी पे कर दिया। बिल पे करने के साथ ही क्रिस पास के ही क्षेत्र में से कुछ स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक और जूस की बोतल और कुछ आइसक्रीम के बॉक्स आशी के लिए खरीदे, क्योंकि क्रिस अच्छे से जानता था लड़कियों को वह चीज़ पसंद है। आशी तो क्रिस की इस क्रिया से हैरान ही रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था यह खड़ूस उसके लिए यह चीज़ भी खरीदेगा। क्रिस उन चीज़ों का बिल पे करते हुए आशी से कहा, इन चीज़ों को तुम तभी यूज कर सकती हो जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, और इन्हें भी एक लिमिट में खाना है, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात पर आशी ने अपने दोनों होठों को कस के जोड़कर और मुंह पिचकाकर हाँ में सिर हिलाया। आशी ने अपने दोनों गालों को हाथ में भरकर और चेहरा टेढ़ा करके मुस्कुराते हुए मासूमियत से कहा, थैंक यू क्रिस। अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा, थैंक यू फॉर व्हाट? मेरे लिए स्नैक्स लेने के लिए और मेरी केयर करने के लिए, आशी ने मासूमियत से जवाब दिया। क्रिस ने सभी सामानों की ट्रॉली अपने गार्डों को दी और जैसे ही आशी की तरफ मुड़ा, आशी ने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ क्रिस की तरफ बढ़ा दिए। आशी की यह मासूमियत एक बार फिर क्रिस के बेचैन दिल को धड़का रही थी। उसकी आंखों में कई सारे इमोशन आए, लेकिन इस वक्त क्रिस ने ठान लिया था वह आशी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आशी को गोद में उठाया और वापस उसे कार में बिठाकर खुद भी दूसरी तरफ से आकर कार में बैठ गया। रास्ते में क्रिस ने किसी को मैसेज किया और मोबाइल जैसे ही पॉकेट में रखने को हुआ, आशी ने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी बात मेरे दोस्तों से करा दोगे? समर मेरे लिए परेशान हो रहा होगा, बाबा को भी अब तक खबर लग गई होगी। मुझे समर को रोकना होगा ताकि बाबा को कुछ ना बताए, वह बेकार में परेशान हो जाएंगे। तभी कृष्ण ने अपनी रूड वॉइस में कहा, बस बस, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात कराता हूँ। कहकर कृष्ण ने अपना मोबाइल आशी को दिया। आशी ने मुस्कुराकर जल्दी से मोबाइल लिया, लेकिन अब उसके हाथों में पट्टी के कारण वह मोबाइल ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। उसने क्रिस की तरफ देखा तो क्रिस बिना किसी एक्सप्रेशन के मोबाइल पर समर का नंबर डायल करके आशी को दिया। यह देखकर आशी ने हैरान होते हुए पूछा, तुम्हारे पास समर का नंबर कैसे है? जवाब में क्रिस ने कठोर शब्दों में कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, चुपचाप बात करो। क्रिस का चेहरा इस वक्त कठोर था। चुपचाप रहूंगी तो बात कैसे करूंगी? हाँ ठीक है, सड़ा हुआ मुंह बनाना जरूरी है क्या, बिलौटा कहीं का? आशी ने यह बात हिंदी में कही थी।
बिना यह जाने कि कृष को भी हिंदी समझ आती है। यह सुनकर कृष ने आशी को आंख दिखाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम बहुत अच्छे इंसान हो बिलोटा। बिलोटा मतलब हैंडसम लड़का। यू आर वेरी नाइस एंड हैंडसम। हाँ बिलोटा कहीं का कहते हुए आशी के चेहरे पर झूठी मुस्कान थी। लेकिन कृष आशी की बात सुनकर हैरान था। यह लड़की मुंह पर ही कितना बड़ा झूठ बोल देती है। अगर आज कृष को हिंदी ना आती होती तो वह उसकी आंखों में आ जाता। लेकिन फिलहाल कृष ने कुछ नहीं कहा। आशी ने समर से बात की। इस वक्त समर के साथ अथर्व और नताशा भी थे। कैथी और जॉस भी वहीं थे। सभी ने आशी से बात की। उसे सही सलामत जानकर सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। आशी ने उनसे कुछ दिन बाद मिलने का कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर आशी ने कृष से कहा, मुझे अपने घर जाना है, अपने दोस्तों के पास। यह सुनकर कृष्ण के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी अजीब हो गए। लेकिन तुरंत ही उसने अपने एक्सप्रेशन को कठोर करते हुए कहा, मुझे भी तुम्हें अपने साथ रखने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी तुम्हें कुछ दिन अपने साथ रखना होगा। कृष के मुंह से यह बात सुनकर आशी के आत्मसम्मान पर चोट लगी। इसलिए आशी ने भी गुस्सा जताते हुए कहा, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो क्यों रखा हुआ है तुमने? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा मुझे अपने पास रखो, मेरी केयर करो। जब देखो तब बिना बात के मुझे डांटते हो, हर्ट करते हो। जाने दो मुझे। यह सुनते ही कृष के भाव गंभीर हो गए। उसने गुस्से में आशी के कंधे को जोर से पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, नहीं जा सकती तुम, समझ गई? हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे रहना होगा क्योंकि तुम्हारे कारण मैंने जिस इंसान को मारा है वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। युवान खन्ना एक माफिया लीडर का बेटा था, जिसके बाप की पावर तुम का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। इनफैक्ट वह जगह जगह अब तुम्हें ढूंढ रहा है, और अगर तुम उसके हाथ लग गई तो न जाने वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। इसलिए मजबूरी में ही सही, लेकिन तुम्हें मेरे पास रहना होगा जब तक मैं तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाई ना हो जाऊं। कृष आशी के कंधे को बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। आशी की आंखों में दर्द की वजह से आंसू आ गए। आशी ने रूंधे गले से कहा, इसका मतलब तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास रख रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ इतना हार्श बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम यही बात मुझे प्यार से भी तो समझा सकते हो। यह सुनकर कृष के भाव अचानक और ज़्यादा कठोर हो गए, जैसे उसके दिल में कहीं दर्द उठ रहा हो, जिसे उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। उसने आशी के कंधे को और जोर से दबाते हुए कहा, प्यार और तुमसे? नो वे। तुम किसी के प्यार को कहाँ समझने वाली हो? अगर समझती होती तो तुमने मुझे वह दर्द न दिया होता। अब मैं तुमसे कभी प्यार से बात नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने वह हक खो दिया है। यह सुनकर आशी ने हैरान होते हुए पूछा, क्या बोल रहे हो? मैंने कौन सा हक खो दिया? तुम कल तक तो बहुत अच्छे थे, एकदम प्यार से पेश आ रहे थे, फिर अचानक कुछ ही घंटे में ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने बदल गए? बोलो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई? अगर ऐसा है तो देखो, मैं तुमसे कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझसे इस तरह का व्यवहार मत करो। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी केयर करते हो, जब तुम मुझसे प्यार से बात करते हो, लेकिन जब तुम मुझे डांटते हो मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी देखा तुमने, मेरा कंधा दबा रखा है और मुझे दर्द हो रहा है। कहते हुए आशी की आंखों में आंसू थे। आशी की बात सुनकर कृष ने झटके से इसका कंधा छोड़ कर दिया। अब जाकर आशी को कुछ राहत मिली। कृष खिड़की से बाहर झांकने लगा, क्योंकि वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी आशी ने कृष से कहा, साइको जी, क्या तुम रो रहे हो? देखो, मुझे पता है, जब से मैंने तुमसे कहा था कि क्या तुम वही इंसान हो जिसके बारे में बाबा ने मुझसे कहा था, तब से तुम्हारा व्यवहार बदला है। इसका मतलब तुम्हें वह बात अच्छी नहीं लगी। अगर ऐसा है तो मैं वह बात तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगी,
लेकिन सच मानो तो मेरा दिल कहता है तुम वही हो। मैं तुम्हारे आसपास खुद को सेफ महसूस करती हूँ। आशी की बात सुनकर कृष्ण ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, शट अप फायरफ्लाई, मैं यह शब्द तुम्हारी जुबान से दोबारा नहीं सुनना चाहता। अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो, मैं वह इंसान नहीं हूँ जिसके बारे में तुम्हारे बाबा ने कहा था। मैं तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता। मैं सिर्फ इसलिए यह सब कर रहा हूँ क्योंकि रॉकी ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए कहा था, वरना मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी केयर करूं। मैं सिर्फ अपने भाई के कहने पर तुम्हारे पास हूं, तुम्हें सिर्फ रख रहा हूं। यह सुनकर आशी के दिल में एक चुभन सी होने लगी। ना जाने क्यों यह बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। आशी अपनी नम आंखों से कृष को देखते हुए बोली, इसका मतलब युवान खन्ना को मारना, मेरी केयर करना, यह सब रॉकी के कहने पर है? हाँ हाँ, रॉकी के कहने पर है। मैं आया था, क्रिस चिल्लाते हुए बोला। कुछ पल की खामोशी दोनों के बीच में छा गई। आशी को इस बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था और क्रिस उससे नज़र नहीं मिला पा रहा था। आशी कुछ देर सोचकर फिर बोली, लेकिन तुमने तो कहा था तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसलिए मेरी केयर कर रहे हो। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे पूरे बुरे लोगों से बचाओगे और मेरा ख्याल रखोगे। मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। क्या तुमने उस प्रॉमिस को निभाने के लिए मुझे नहीं बचाया था? अगर रॉकी ने कहा नहीं होता तो क्या तुम मुझे बचाने नहीं आते? क्या तुम मुझे दर्द सहने के लिए युवान के पास छोड़ देते? क्या तुम अपने उस प्रॉमिस को कभी नहीं निभाते जो तुमने मुझे किया था? तुमने तो कहा था तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारा मुझे किस करना, मेरे करीब आना, मुझ पर हक जताना और मेरी केयर करना, यह सब झूठ था। क्या वह भी तुमने रॉकी के कहने पर किया? आशी इन बातों को कहते हुए बहुत इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में नमी थी। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि यह जानकर उसके दिल में दर्द क्यों हो रहा है कि कृष अपने प्रॉमिस को निभाने के लिए नहीं बल्कि रॉकी के कहने पर उसे बचाया है। यह बात उसे बहुत तकलीफ़ दे रही थी। कृष उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह खिड़की से बाहर झांक रहा था, लेकिन आशी को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। उसने कृष के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, बोलो ना साइको जी, जवाब दो, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे वादे, वह बातें जो तुमने मुझसे कही थी, सब झूठ थी क्या? तुमने अपनी फायरफ्लाई से जो बातें कही थी वह सब झूठ थीं? आशी के सवाल सुनकर अब क्रिस फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि अब उसका दिल फटा जा रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, सब झूठ था। मैंने झूठ बोला था। मैं खेल रहा था तुम्हारे साथ, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। अगर तुमने उन सब बातों को सीरियस लिया है तो यह तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। वैसे भी मुझे बेवकूफ़ लड़कियां पसंद नहीं हैं और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इस वक्त सिर्फ अपने भाई को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो, समझ गई फायरफ्लाई? आशी मेरा नाम आशी है। मुझे फायरफ्लाई कहने का हक सिर्फ मेरे साइको जी को था और तुम मेरे साइको नहीं हो। तुम क्रिस डेविडसन हो, मेरे दोस्त रॉकी डेविडसन के भाई, और तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ। तो बेहतर होगा तुम सिर्फ मेरे साथ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाओ, किसी तरह का रिश्ता ना बढ़ाओ, क्योंकि मैं खिलौना नहीं हूँ और ना ही मैं बेवकूफ़ हूँ। मुझे तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है और अब से बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहना, बिकॉज़ आई एम 100% श्योर कि रॉकी ने तुम्हें मुझे किस करने के लिए तो नहीं कहा होगा, मुझे टच करने के लिए तो नहीं कहा होगा। इसलिए मुझसे दूर रहो, समझे तुम? कहकर आशी गुस्से से तमतमाती हुई खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी यह हरकत क्रिस देखता ही रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आशी इतना गुस्सा कर सकती है। उसकी एक एक बात में पॉइंट था और क्रिस के पास अब कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक कि आशी ने उसको खुद को फायरफ्लाई कहने का हक भी छीन लिया था, जो क्रिस के लिए सचमुच किसी सदमे से कम नहीं था।
थोड़ी देर में कार बिला के आगे रुकी और आसी ने आव देखा ना ताव जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रख दिए। उसे इस वक्त अपने जख्मों का अभी ख्याल नहीं था। अचानक उसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द हुआ और आसी धम से वहीं गिर गई। यह देखकर क्रिश को तो जैसे सदमा लग गया। वह जल्दी कार से निकलकर आसी के पास आया और परेशान होते हुए आसी को अपनी गोद में उठाकर उसे डांटते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या ज़रूरत थी तुम्हें खुद कार से बाहर निकलने की, यह जानने के बावजूद कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है? क्या तुम मेरे गुस्से को इनविटेशन देना चाहती हो फायरफ्लाई? आसी नाम है मेरा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे फायरफ्लाई कहने का हक सिर्फ मेरे साइको का था। सो अच्छा होगा कि मुझे आसी बुलाओ। और हाँ, कोई अनजान इंसान मुझे बार बार टच करे मुझे ज़रा भी पसंद नहीं, क्योंकि मेरे साइको जी ने मुझे कहा था मुझे टच करने का हक सिर्फ उनका है और उसके अलावा मैं अपने आप को किसी को भी टच नहीं करने दे सकती। तो बेहतर होगा तुम मेरे लिए किसी मेड या नर्स को अपॉइंट कर दो या मुझे एक व्हील चेयर ला कर दो ताकि मैं खुद अपने काम मैनेज कर सकूं। आसी की बातों में गुस्सा और दर्द साफ नज़र आ रहा था। क्रिश के लिए यह एक और झटका था क्योंकि आसी बड़ी ही मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रही थी। उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। शायद पहली बार किसी ने क्रिश की बोलती बंद की थी। वह आसी की बात का बिना कोई जवाब दिए उस कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर बिठा दिया। क्रिश बालकनी में जाकर किसी को कॉल करता है और फिर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी ही देर में क्रिश फ्रेश होकर कमर पर टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर निकला। क्रिश को ऐसे देखकर आसी के दिल की धड़कनें भी तेज़ हो गईं। उसे काफ़ी शर्म आ रही थी क्योंकि क्रिश बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके बालों से टपकता हुआ पानी उसके गले के नीचे उतरते हुए उसकी मस्कुलर बॉडी पर जा रहा था और उसकी परफेक्ट बॉडी आसी के दिल में हलचल मचा रही थी, जिसका कारण आसी खुद नहीं समझ पा रही थी। इस शर्म से बचने के लिए आसी अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके बैठ गई। आसी इस वक्त बैठे हुए ब्लैंकेट में सर से लेकर पांव तक कवर थी। क्रिश को यह समझ नहीं आया कि आसी ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अनजाने में ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। क्रिश आसी को एक नज़र देखकर क्लोजेट रूम में जाकर कपड़े पहन लेता है। जैसे ही क्रिश क्लोजेट रूम से बाहर आया, दरवाजे पर बेल रिंग हुई। क्रिश ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने आसी के लिए एक नर्स थी। क्रिश ने उस नर्स को आसी से मिलवाया और उसका ख्याल रखने की इंस्ट्रक्शन देकर आसी से बोला, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ फायरफ्लाई, आने में देर हो जाएगी, तब तक यह तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम्हारा डिनर, ब्रेकफास्ट और दवाइयाँ सब मैंने इसे समझा दिया है। और हाँ, यह मोबाइल है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। कहकर क्रिश ने आसी को एक मोबाइल बॉक्स दिया और तेज़ कदमों के साथ उस कमरे से बाहर चला गया। नर्स ने आसी को ग्रीट किया और अपना नाम एली बताया। एली ने आसी को व्हील चेयर में बैठा कर पहले फ्रेश किया, फिर उसके कपड़े चेंज किए और हल्का ब्रेकफास्ट खिलाकर मेडिसिन दे दी। सब करने के बाद आसी ने एली से कहा, अब तुम सोफे पर आराम कर सकती हो। तभी आसी की नज़र मोबाइल पर गई। आज क्रिश पर भड़कने के बाद आसी का खुद का मूड ऑफ हो गया था, इसलिए उसने अपने अनाथ आश्रम में कॉल करके बाबा से बात करने की सोची और अनाथ आश्रम में कॉल मिलाया। कुछ देर बाबा से बात हुई। आसी का कॉल आया है यह जानकर अनाथ आश्रम के बाकी बच्चे भी एक्साइटेड होकर आसी से बात करने लगे। बातों ही बातों में आसी ने अपने अनाथ आश्रम के सबसे समझदार बच्चे बंटी से बात की। बंटी, जो इस वक्त 15 साल का था, आसी को छेड़ते हुए बोला, आसी, इतने दिन हो गए तुझे अमेरिका गए हुए, तेरा कोई बॉयफ्रेंड बना या नहीं? यह सुनकर आसी ने हैरान होते हुए कहा, सब लोग बॉयफ्रेंड के बारे में ही बात कर रहे हैं, पहले मुझे यह तो बताओ बॉयफ्रेंड होता क्या है? यह सुनकर बंटी ने अपने सिर पर टपली मारते हुए कहा, अरे ढक्कन,
तुझे अभी तक नहीं पता बॉयफ्रेंड क्या होता है? बॉयफ्रेंड हमारा ख्याल रखता है, हमसे प्यार करता है और बाद में हम उससे शादी कर लेते हैं। यह सुनकर आशी के दिमाग की बत्ती जली और उसने बंटी से पूछा, और क्या क्या करता है? तू मुझे बताना प्लीज़, मुझे जानना है। अच्छा एक बात बता, अगर कोई लड़का कहे कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है और बाद में अचानक कहे वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो क्या मतलब होता है? गहरी सोच में डूब के बंटी ने जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि या तो वह तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, तुझसे सिर्फ टाइम पास कर रहा था, या फिर यह भी हो सकता है कि वह मजबूरी में आकर तुमसे दूर है। हाँ, यही दो बातें हो सकती हैं। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन यह कैसे पता करें कि वह हमसे टाइम पास कर रहा था या मजबूरी में दूर है? आशी ने एसीपी प्रद्युम्न की तरह हाथ हिलाकर पूछा, जिस पर बंटी ने भी किसी जासूस की तरह ही जवाब दिया, इसके लिए एक आइडिया है। अगर वह तेरी केयर करता है, तुझे चोट लगने पर उसे भी बुरा लगता है, तो इसका मतलब है वह तेरे लिए ईमानदार है। लेकिन अगर वह सिर्फ अपने काम से काम रखता है, तुझ पर ध्यान नहीं देता, तो तुझे समझना चाहिए कि वह तेरे साथ टाइम पास कर रहा है। फिर बंटी अपने स्टाइल में नॉर्मली बोला, अरे तू सीरियल और फिल्में नहीं देखती क्या? अगर तुझे बॉयफ्रेंड के बारे में ज़्यादा जानना है तो तू बॉलीवुड की 2-4 फिल्में देख ले, तुझे सब समझ आ जाएगा। फिल्में? कौन सी फिल्में? प्लीज़ मुझे कोई 2-4 नाम सजेस्ट करना, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, आशी ने बंटी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जवाब में बंटी बोला, अरे इंडियन होकर तुझे बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्में नहीं पता? तू क्या करेगी रे आशी? अच्छा सुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है, और भी कुछ फिल्में हैं, तो उन्हें देख, तुझे रोमांस के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बता, तू यह एक्सपेरिमेंट किसके साथ करने वाली है? कहीं तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? बंटी ने वापस जासूस की तरह शक करते हुए आशी से पूछा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बंटी, वह तो बस मुझे बॉयफ्रेंड के बारे में जानने का मन हुआ। अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ, यहाँ तो रात हो गई है ना, मैं सोने जा रही हूँ। ओके बाय। पकड़े जाने के डर से आशी ने झट से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और राहत की एक लंबी सांस ली। अब उसके दिमाग में शैतानी आइडिया आ रहे थे और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी शरारत भरी मुस्कान आ गई। क्या कृष की चुप्पी उसके अंदर होते बदलाव का इशारा है, या है वह तूफान से पहले की खामोशी? कौन सा सारा खुराफाती आइडिया आया है आशी के दिमाग में? क्या वह कृष के दिल में पुराना एहसास जगा पाएगी? बहुत जल्दी ही आशी के अतीत के राज खुलने वाले हैं, तो आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और दोस्तों अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी में मज़ा आ रहा है या नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।